अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट पढ़ना है। उसमें हम एट्रोपिन को डिस्कस करेंगे, जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है। ये क्या इसका फंक्शन होता है, क्या करती है ये एसिटाइलकोलिन को जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देती। ठीक है, एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं करने देती, उसकी जगह जाके खुद बाइंड हो जाती है। और जब ये खुद बाइंड हो जाती है तो ये सारे एसिटाइलकोलिन के कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के जितने भी जो है वो एक्शंस होंगे उनको रिवर्स कर देगी, उसके अल्टरनेट काम करेगी। इसकी हाई अफिनिटी होती है एट्रोपिन की फॉर बाइंडिंग। ये नॉन सेलेक्टिव है और एक टर्शरी अमाइन है, जबकि एसिटाइलकोलिन जो थी वो क्वार्टिनरी अमाइन थी, ये टर्शरी अमाइन है। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है, ये बेलाडोमा अल्कलाइड से एक्सट्रैक्ट होती है। ये नॉन पोलर होती है और लिपोफिलिक इन नेचर होती है। और जो लिपोफिलिक नेचर होती है और नॉन पोलर होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। इसका जो एक्शन होता है वो 4 आवर्स के लिए होता है और इसके इनहिबिटरी इफ़ेक्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और हार्ट पे, सलाइवरी ग्लैंड पे, स्वेट ग्लैंड पे और इसके अलावा जो है इसके ब्रोंकियल टिश्यूज़ पर भी इसके जो है वो इनहिबिटरी इफ़ेक्ट होते हैं। आइज़ पर इसके इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, ये चूँकि एसिटाइलकोलिन जो था वो मियोसिस करा रहा था। मियोसिस में ये होता है कि हमारा प्यूपल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है और माइड्रेसिस के अंदर प्यूपल डायलेट कर जाता है। और एसिटाइलकोलिन तो जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं करने दे रही है एट्रोपिन जो है, तो एट्रोपिन खुद जाके बाइंड हो जाएगी, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रिवर्स करेगी, तो मियोसिस की जगह माइड्रेसिस हो जाएगी और साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट होंगे इसके, मस्कुलिनिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगी। जीआई पर इसके जीआईटी पर किस तरह के इफेक्ट होंगे, इसके एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट होंगे। जीआईटी की मोटिलिटी को जो है वो जीआईटी की जो एक्टिविटी होती है उसको कम कर देगा। जो स्कोपोलामाइन होती है वो भी जीआईटी की मोटिलिटी को कम करती है। सलाइवा की जो सिक्रीशन होती है उसको काम करती है, जबकि जो एसिटाइलकोलिन थी वो सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करा रही थी, जबकि जो एट्रोपिन है वो सिक्रीशंस को काम करा रही है। इसमें ये एक तो सलाइवा की सिक्रीशन को कम कराएगी, दूसरा ये करेगी कि ये ऑकुलर अकोमोडेशन जो होती है उसको भी कम कर देती है, यूरिनेशन को कम कर देती है ये, और ये कंप्लाइंस को भी कम कर देती है। मतलब हर किस्म की सिक्रीशंस को जो है वो ये कम कर देती है। नेक्स्ट है इसके इफ़ेक्ट। सीवीएस पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं इसके। सीवीएस पर ये इफ़ेक्ट होते हैं कि लो डोज़ के अंदर तो ये हार्ट रेट को कम कर देता है, कि जब हम एट्रोपिन को कम डोज़ के अंदर ले लेते हैं तो वो हार्ट रेट को कम कर देगा। अगर डोज़ बढ़ा देते हैं तो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा। हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगी और ऐसे नोड जो है वो उसको ब्लॉक कर देगा। ऐसे नोड जो है वो हमारा राइट एट्रियम जो होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है और ये सिग्नल जो है वो जनरेट करती है। कंडक्शन सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसे नोड का, प्राइमरी पेसमेकर के तौर पर एक्ट करती है। सिक्रीशन जो होती है वो चूँकि ये इनकी जो है वो कम कर देती है सिक्रीशंस को, इनहिबिट दी सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कम कर देती है। जब सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो उसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ होगी, जिसको जीरोस्टोमिया कहते हैं। स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशंस को कम करेगा। स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन कम होगी तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा इन द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस के अंदर भी होगा, अडल्ट के अंदर भी होगा। इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या होंगे, ऑप्थेल्मिक इफेक्ट क्या होंगे और सीवीएस पर कैसे इफेक्ट होंगे। ऑप्थेल्मिक के इसके आइज़ पर कैसे इफेक्ट होंगे, तो आइज़ के अंदर ये माइड्रेसिस कराता है, माइड्रेटिक इफेक्ट होंगे और साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट होंगे। और इसके अलावा इसको रिफ्रैक्टिव एरर्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्ट एक्टिंग जो एंटी मस्कुरेनिक है वो कौन सी है, उसमें साइक्लोपेंटोलेट आ जाती है और दूसरी ट्रोपिकामाइड है। फिनाइलफ्रीन को हम लोग प्यूपल को डायलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। माइड्रेसिस में भी जो है वो प्यूपिलरी डायलेशन ही होती है। सीवीएस पर क्या इफेक्ट होती हैं कि ये ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए होता है, क्योंकि ये टैकीकार्डिया काज करता है तो ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करेगा। एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट होती हैं, सिक्रीशंस को कम करता है। एट्रोपिन को यूज़ किया जाता है सिक्रीशन को इनहिबिट करने के लिए, ब्रोंकियल सिक्रीशन को। और इसके अलावा जो एंटीडोट होते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के लिए वो कौन से होते हैं, इसके लिए और इसको जो है वो यूज़ किया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। मतलब कि अगर एट्रोपिन बहुत ज़्यादा दे ली है, उसकी वजह से पॉइजनिंग हो गई है, तो उस जो है वो पॉइजनिंग को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है उसको कैसे ठीक करेंगे। सेंट्रल टॉक्सिक इफेक्ट जो एंटीकोलिनर्जिक होती हैं वही एट्रोपिन की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको ट्रीट करने के लिए फिजोस्टिग्मिन होती है, और मशरूम पॉइजनिंग को भी ठीक करती है एंटीडोट इसका जो है वो फिजोस्टिग्मिन होगा अगर एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो। दैन हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स एट्रोपिन की क्या होगी। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में ये है कि इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो लीवर में होगा, जो लीवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब फेज़ 1 रिएक्शन, फेज़ 2 रिएक्शन या जो भी ग्लूकोनाइडेशन होगी, सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो लीवर के अंदर होगा।
एलिमिनेशन यूरिन के थ्रू होगी, हाफ लाइफ 4 आवर्स की है। एडवर्स इफेक्ट इसके हमारे CVS पर क्या इफेक्ट होते हैं, CNS पर क्या इफेक्ट होते हैं। CVS पर ये होते हैं कि ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करता है, तो अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब हार्ट रेट को इंक्रीज़ करा देता है तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, ज़ीरोस्टोमिया हो जाएगा, मतलब सेक्रेशंस को कम कराता है तो उसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी, तो अगर वो डेंजरस लेवल तक हो जाएगी तो उसकी वजह से ज़ीरोस्टोमिया हो जाएगा। उसके बाद यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी, क्योंकि यूरिन की सेक्रेशन को भी तो कम कर रहा था, उसकी वजह से यूरिन रिटेन होना शुरू हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन भी काज कर सकते हैं, GAD की मोटिलिटी क्योंकि कम कर रहा था। CVS और रेस्पिरेटरी कोलैप्स कर देता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। CNS पर इफेक्ट होते हैं कि ये रेस्टलेसनेस काज करता है, बेचैनी, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन। उसके बाद डिलीरियम और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा देता है, हाइपरथर्मिया काज करता है क्योंकि स्पेटल सेक्रेशन कम होती है। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जो है वो ब्लॉकिंग एजेंट है, वो कौन कौन से होते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो होता है, इसका सबसे पहले काम ये होता है कि ये कोलिनर्जिक जो ट्रांसमिशन होती है, एसिटाइल कोलिन है, रिसेप्टर सेल के साथ जाके बाइंड करता है। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, रिसेप्टर सेल के साथ जाके बाइंड करता है और सिग्नल जो है वो उसको ट्रांसमिट करता है। लेकिन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो होते हैं ये उसको ब्लॉक कर देते हैं, एसिटाइलकोलिन को जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देते। ये होती हैं बिटवीन दी मोटर नर्व एंडिंग एंड दी निकोटिनिक रिसेप्टर, जो कि स्केलेटल मसल्स होते हैं इनके दरमियान होंगे। और ये जब हमने इंट्यूबेशन करानी होगी, ETT पास करनी होगी, तो उस टाइम पे जो है वो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के टाइम पे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को यूज़ करेंगे। स्केलेटल मसल जो रिलैक्सेंट होती हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर जब किसी पेशेंट को होता है तब ETT पास की जाती है। उसके बाद जो है वो इसमें कौन कौन से जो नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स हैं उसमें क्यूरर है। क्यूरर का मतलब ये होता है कि जो ड्रग बिलोंग करती है अल्कलॉइड फैमिली से, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अल्कलॉइड फैमिली से बिलोंग करती है, इसको क्यूरर कहते हैं। और इसमें आ जाते हैं 5 है, एक सिस्टेरेक्यूरियम है, मीवा क्यूरियम है, पेनक्रोनियम है, रोक्रोनियम है, विक्रोनियम है। उसके बाद जो है वो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है कि ये एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करता है। दी निकोटिनिक रिसेप्टर्स लो डोजेस में इसके क्या मतलब एट लो डोजेस इसके क्या इफेक्ट होंगे कि लो डोजेस में अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को लेते हैं तो ये डिपोलराइजेशन को प्रिवेंट करेगा। जाहिर सी बात है, डिपोलराइजेशन होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर डिपोलराइजेशन नहीं होगी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट मसल रिलैक्सेंट है और ये डिपोलराइजेशन नहीं होने देते, प्रिवेंट करते हैं डिपोलराइजेशन को और प्रिवेंट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को। कोलिनेस्टेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, जहाँ से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज़ होता है नर्व टर्मिनल पर इन दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, जहाँ पर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, वहाँ पर कोलिनेस्टेसिस एंजाइम एक्ट करते हैं और उसकी ब्रेक डाउन करते हैं कोलिन के अंदर। और कोलिन जो होती है और एसिटाइल कोलिन दोनों को मतलब उसको जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं और कोलिन जो होती है वो रिसाइकल हो जाती है। कोलिनेस्टेसिस जब हम इनहिबिटर यूज़ करते हैं तो एसिटाइलकोलिन की उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, उसका लेवल जो है वो डिग्रेड नहीं होगी, तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो मसल जो है वो रिलैक्स करना शुरू हो जाएंगे, नॉन डिपोलराइजिंग के इसके इफेक्ट ज़्यादा होंगे। एड्रोफोनियम और नियोस्टिगमिन जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को निकोटिनिक रिसेप्टर पर बढ़ा देते हैं। ये कोलिनेस्टेसिस इनहिबिटर्स हैं, तो कोलिनेस्टेसिस इनहिबिटर्स में फिर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन निकोटिनिक रिसेप्टर बढ़ जाएगी, जबकि ब्लॉकिंग एजेंट थे वो तो एसिटाइलकोलिन को जो है वो बाइंड ही नहीं करने दे रहे थे, और ये जो इनहिबिटर्स हैं वो एसिटाइलकोलिन की निकोटिनिक रिसेप्टर पे कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। शॉर्टन दी ड्यूरेशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, उसके ड्यूरेशन को कम कर रहे हैं। एट लो डोजेज रिस्पॉन्ड दी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, अगर लो डोज में हम लेते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे और उसका ये होगा कि फिर उसके बाद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हो जाएगा जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। देन है हाई डोजेस पर इसके क्या जो है वो इफ़ेक्ट होंगे। एट हाई डोजेज ब्लॉक दी आयन चैनल के, जब बहुत ज़्यादा डोज में हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है उसको मतलब ज़्यादा डोज में आप नॉन डिपोलराइजिंग वालों को ले लेते हो तो उसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो वीक होगी, सिग्नल ट्रांसमिशन, और रिड्यूस द कोलिनेस्टेसिस इनहिबिटर्स एट हाई डोजेज द कंप्लीट ब्लॉकेज। कोलिनेस्टेसिस के इनहिबिटर्स जो है वो भी कम हो जाएंगे उस केस में जब उस अमाउंट बढ़ा दोगे, तो जब अमाउंट बढ़ा दोगे तो फिर उसके बाद जो हाई डोज में कंप्लीट ब्लॉकेड हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, कंप्लीट ब्लॉकेड हो जाएगा। एक्शन इसके डिफरेंट मसल्स पर डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। ये स्मॉल मसल जो होते हैं उनमें सबसे पहले ब्लॉकेड होता है, और स्मॉल मसल में कौन कौन से मसल आते हैं, इसमें फेस के मसल आते हैं, आई के मसल आते हैं, फिंगर के मसल्स आते हैं, लिम्स के मसल आते हैं, नेक के मसल्स आते हैं, ट्रंक के मसल आते हैं, जो कि सबसे पहले पैरालाइज होते हैं।
मतलब कि जब किसी को कोई फालिज वगैरह का मसला होता है तो सबसे पहले या तो फेस के मसल, या तो लिम्स के, या तो आई के मसल जो हैं वो सबसे पहले उनको अटैक करते हैं, और जो है वो बाद में इंटरकॉस्टल मसल्स को, नेक्स्ट जो है वो उसको इफेक्ट करते हैं, और सबसे लास्ट पे जो है वो रेस्पिरेटरी मसल जो कि डायफ्राम है उसको इफेक्ट करते हैं। स्कूमा डेक्स जो है वो मसल रिलैक्सेंट है और ये टर्मिनेट करता है विक्रोनियम और विक्रोनियम दोनों के एक्शन को, और स्कूमा डेक्स को हम रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पेशेंट को कॉन्शियस स्टेट में लाने के लिए हम स्कूमा डेक्स को फिर यूज़ करेंगे। ये एक्शन को टर्मिनेट करता है विक्रोनियम और विक्रोनियम के एक्शन को, रिकवरी उसकी रिकवरी के लिए यूज़ करेंगे। है ये एक मसल रिलैक्सेंट। तो 2 क्वाटिनरी अमाइन है जो कि बल्कि रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ये, और ये प्रिवेंट करते हैं गट की अब्जॉर्प्शन को, और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब कि क्वाटिनरी अमाइंस होती हैं उनकी स्ट्रक्चर्स इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं कि वो गट में अब्जॉर्ब नहीं हो सकती, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो उसको क्रॉस ही नहीं कर सकती। फार्माकोकाइनेटिक्स यही है कि इसका IV रूट होता है या IM रूट होता है। एक्सक्रीशन पेनक्रोनियम की यूरिन के थ्रू होती है, सिस सेट्राक्यूरियम की रेनल रूट के थ्रू होती है, विक्रोनियम और एक्रोनियम की बाइल के थ्रू होती है, मीवा क्यूरियम की जो है वो प्लाज्मा कोलिनेस्टेसिस के थ्रू होती है। प्लाज्मा कोलिनेस्टेसिस जो इनहिबिटर्स होते हैं उसमें जो है वो नियोस्टिग्मिन है, फिसोस्टिग्मिन है, प्रीडोस्टिग्मिन है और एड्रोफोनियम है। ये सारे कोलिनेस्टेसिस इनहिबिटर्स हैं, मतलब एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, ओवरकम करेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को, नॉन डिपोलराइजिंग एक्शन को, और डिपोलराइजेशन जो है वो कराएंगे। डिपोलराइजेशन को जो है वो ब्लॉक करेंगे। एसिटाइल ओवरकम दी नॉन डिपोलराइजिंग जो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स थे उसको ओवरकम करते हैं। ये नॉन डिपोलराइजिंग को, मसल रिलैक्सेंट को ओवरकम करते हैं जो कोलिनेस्टेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। डिपोलराइजिंग ब्लॉक एसिटाइलकोलिन को ज़्यादा कर देते हैं। हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिस्क्लोरिन है जो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को इंक्रीज़ करती है। उसके बाद अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें एजेंटामाइसिन और टोबरामाइसिन है जो कि इनहिबिट करती हैं एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को इनहिबिट करती हैं और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को इंक्रीज़ करती हैं। उसके बाद जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वो भी जो है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो लंबी हो रही है।